अस्सलामुअलैकुम जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जवाद साहब, सबसे पहले तो ये कहेगा कि प्रैक्टिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन मोड में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक तासुर ये भी है कि अभी तक ये इलेक्शन मोड में तो जारी, लेकिन अनसर्टेनिटी लूम्स, किसी को नहीं पता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। यानी जो पॉलिटिकल मेलोड्रामा है इसका एंड कहां पे है, कंक्लूजन क्या होगा और खत्म कहां पे होगा। अब क्या आपको अंदाजा है, क्या आपको पिक्चर देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अनसर्टेनिटी कोई नहीं है। अपनी मुद्दत पे जनाब असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और वो आपकी 13 तारीख लास्ट डेट है। उससे 2 दिन पहले ख़त्म या 1 दिन पहले ख़त्म या 3 दिन पहले ख़त्म होगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। अगर ऑटोमेटिक अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो फिर 2 महीने के अंदर इलेक्शन रिक्वायर्ड है। लेकिन जो ज़मीनी हकायक है, मैं तो 8-9 महीनों से, बल्कि 8-9-10 महीनों से मैं ये बात कर रहा हूँ कि मर्दमशुमारी एक ऐसा फैक्टर है कि जिसकी वजह से मुझे जाती तौर पर इलेक्शन अगले साल मार्च से लेके नवंबर के दरमियान नजर आ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा 73 का आइन है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब भी मर्दमशुमारी पाकिस्तान में होगी तो मर्दमशुमारी के सरकारी नताइज जारी होने के बाद जो भी जनरल इलेक्शन आएगा वो इलेक्शन नई हदबंदियों पे जो मर्दमशुमारी हुई होगी उसके मुताबिक नई हदबंदियां करने का पाबंद होगा इलेक्शन कमीशन, और जो जनरल इलेक्शन नया होगा वो उन हदबंदियों के मुताबिक होगा। यानी बाय एनी मींस आपको इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर रवा बरस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि आपको अगले बरस पर बात डलती हुई दिखाई दे रही है। ऑल दो जो मर्दमशुमारी वाला मामला है उस पर एहसन इकबाल साहब ने यह कहा था कि पुरानी मर्दमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शंस हो गए, लेकिन आपको लगता है कि मैच पड़ेगा एंड दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस के इलेक्शंस प्रोलॉन्ग हो जाए। यानी विफाक में भी पंजाब वाला मामला ही बनता हुआ देख रहे हैं आप, यानी वहां पे भी इलेक्शंस को जल्दी नहीं होंगे और केयर टेकर सेटअप ही प्रोलॉन्ग करेगा, ये आप कह रहे हैं? ऑब्वियसली जो है ना, अगर जब आपका इलेक्शन जनाब टेक्निकल वजूहात, कॉन्स्टिट्यूशनल वजूहात, ज़मीनी हकायक, इन सारी जो कॉजेज है या जस्टिफिकेशंस है या रीजंस है उसकी बुनियाद पे जो है ये मुझे ये मेरे ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक, और फिर सदर मुमलिकत से इख्तियार लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना है। तो अभी ये जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बातें कर रहे हैं इलेक्शन तैयारी की और फिर हमने इलेक्शन इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया, ये नूरा कुश्ती है? नहीं, वो तो हर एक ने करना है ना जी। अगला इलेक्शन होना तो है ना, 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो या 3 महीने बाद हो, इलेक्शन तो होना है ना। तो उसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो तैयारी भी करे, वो जनाब पब्लिक के सामने आके अपना मैनिफेस्टो, अपना मंशूर, अपना दस्तूर उस लोगों के सामने रखे। बड़ा सादा सा सवाल, अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है किसको ज्यादा फायदा होगा इलेक्शन डिले होने का? ये देखिए, इलेक्शन डिले हो या अभी हो, हालात तो ये है कि आपके सामने है कि पीटीआई जो कि इस जोन के अंदर है कि शायद इलेक्शन फौरन हो जाएंगे तो जनाब उनका टिकट होगा, फिर वही झंडे लहराएंगे, फिर वही नारे लगेंगे और फिर वही इक़्तिदार जनाब आपको मिल जाएगा और फिर एक बस इक़्तिदार आ जाएंगे। ये तो हर अंधे बहरे को भी समझ आ रही है जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, जो आपके पर्चे हैं, जो 9 मई की दहशतगर्दी है, उस दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती इदारों का और इस्टेब्लिशमेंट का जो इस वक्त स्टैंड है, उसके मुताबिक मुझे तो नहीं नजर आता कि आपकी पीटीआई को किसी किस्म का कोई ऐसा रोल मिलेगा कि जिसके तहत वो यहाँ पर जनाब इलेक्शन के वो मौज मेला लूट सकें। क्योंकि अभी तो चीजें असल भुगतने की है। जो लोग हर हलके के अंदर 2 से लेके 4 पर्चे हुए हैं और जो 100 से लेके 200 बंदा है हर सूबाई हलका, उसमें सबके ऊपर 780 के और बड़े सवेर पर्चे, जिनमें से 80% तो बिल्कुल ठीक है, और उसका नताइज जो भुगतने हैं वो नताइज इतने आसान नहीं है। अभी तो चीजें थोड़ी ठंडी हैं। वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले खामोशी वो किसी तूफान का पेशखैमा होती है। खामोशी जो है ना वो किसी तूफान का पेशखैमा होती है। अभी बड़े ही स्लो एंड स्टडी पेपर वर्क, फाइल वर्क कंप्लीट हो रहा है। पीटीआई के चेयरमैन से लेके वो तमाम 100, 150, 200 अफराद, दहशतगर्दी के मुकदमात, 780 के मुकदमात, फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स, उसके ऊपर प्रॉपर हाथ, और फिर पीटीआई के चेयरमैन के जो राइट और लेफ्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं वो तकरीबन अक्सर वादा माहवा बन चुकी है।
जिनके जरिए से सारी चीजें तोशा खाना से लेके आपका जनाब अलकादे ट्रस्ट से लेके फिर पंजाब के मामला, पंजाब की पोस्टिंग ट्रांसफर, पंजाब के अंदर करप्शन का जो बाजार गर्म था, उसके हवाले से बड़े अहम अहम लोग वादा माफगवा बन चुके हैं। अब मैं आपके प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग दे दूं कि तोशा खाना केस के अंदर चेयरमैन पीटीआई ने हस्बे आदत अपना सारे का सारा मलबा अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के ऊपर जो है डालने की कोशिश की और खुद पतली गली से निकलने की कोशिश की कि भाई मुझे तो कोई नहीं पता, ये तो मिलिट्री सेक्रेटरी का कसूर है कि उन्होंने अंडर एडवाइस बनाई और जनाब अशिया की कीमतें कम रखी, तोहफों की कीमतें कम जनाब उन्होंने मार्केट से जनाब रखवाई। तो वो जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उन्होंने भी जनाब इन्वेस्टिगेटिव अदारों को, रियासती अदारों को एक एक डिटेल बता दी है कि जनाब इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं। तोहफे तो घर में गए हैं चेयरमैन पीटीआई के घर, तोहफे तो वजीर आजम के घर गए, तोहफे मेरे घर तो नहीं आए ना, तोहफे किसी और सेक्रेटरी के घर तो नहीं गए। उसने भी जनाब अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे दी है। और उसके अलावा जो प्रिंसिपल जनाब इनके बहुत से इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी थे, आजम खान राइट हैंड थे, लेफ्ट हैंड थे, पॉलिटिकल राइट हैंड थे, लेफ्ट हैंड थे। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर अगले इलेक्शन के अंदर पीटीआई का कोई रोल नहीं है, कोई किसी किस्म का। ये सही तरीके से अपनी जनाब गुनाह और अपने जराइम अगर उसी कोई भुगत ले तो यही बहुत। तो चौहान साहब, डोमिनेंट फैक्टर तो फिर ये भी है ना कि जो पीटीआई चेयरमैन और पीटीआई के खिलाफ फाइल वर्क हो रहा है और फिर इसको भी किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, तो जब तक ये नहीं पहुंचता तब तक भी इलेक्शंस नहीं होंगे, यानी उससे पहले पहले ये भी चैप्टर क्लोज करना जरूरी है। देखिए, मैंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से कुछ चीजें बताई कि किस तरीके से इजरायली लॉबी 2013 से तो खसूसन उसने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई के ऊपर करना शुरू की ताकि पाकिस्तान के अंदर तहरीक फसाद फिल अर्ज, मैंने एक नाम दिया है जो बड़ा वायरल हो रहा है, तहरीक फसाद फिल अर्ज। पाकिस्तान के अंदर ये जो तहरीक फसाद फिल अर्ज थी जो 10 साल से रेगुलर जारी थी कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की माशरत को, पाकिस्तान के खजाने को और मईशत को सुकून नहीं आने देना। हर वक्त आपा धापी, छीना छपटी, मारा मारी, ताइफल मलूकी, तू तू ताता, ओए तोए जनाब, लेग पोलिंग, धरने, रैलियां, मार धाड़, हर चीज। और फिर वो एंड पे आके आखिरी 1.5 साल जिसमें बड़े ही, अब ये जो आप कहते हैं ना कि साइफर वाला, अब साइफर वाला भी वादा माफ गवाह आने लगा है जो बताएगा कि यार वो साइफर का पूरा जो था, जिसमें मेरे जैसा बंदा जिसने आंसू बहा के पिछले साल मार्च में पार्टी चेयरमैन को कहा था यार दुनिया इधर उधर हो जाए, अगर आपके खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है तो जनाब फयाज चौहान आपके साथ खड़ा है। और एग्जैक्ट उससे 2 दिन पहले मुझे जनाब 20-25 करोड़ रुपए की ऑफर हुई थी कि जनाब आप जनाब हमारे साथ हो, आपके साथ हमेशा ज्यादती होती रही है, आपको बड़ा जीलो खार करके हमेशा मिनिस्ट्री से उतारा जाता था, फला फला फला। फिर और बहुत सी चीजें थी जो लोगों को पता थी कि जो मेरे साथ ज्यादतियां हो रही थी। मैं उस वक्त रोते हुए, तो आपको ऑफर कौन कर रहा था? पार्टी चेयरमैन को बस वो राब्ता कर रहे थे जना कुछ लोग जना। अच्छा। तो मैंने मीटिंग हुई तो मैंने पार्टी चेयरमैन को कहा जनाब 7 बंदों की, सब सीनियर 3 जो 7 मिनिस्टर थे उनकी मीटिंग बुलाई, बुजदार साहब भी मौजूद थे सीएम सेक्रेटेरिएट में। तो हमने जनाब बड़ा रोते हुए कहा यार अमेरिका के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हुए हैं जनाब, अगर अमेरिका आपके साथ ज्यादती कर रहा है